वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की, जिनमें इख्तलाफात का भरपूर चर्चा है। अभी वोट को इज्जत दो के बयानिए पर खिदमत को इज्जत देने की बहस चल रही थी कि अब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपनी जमात में इख्तलाफात का एतराफ़ कर लिया है। रावलपिंडी में कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दरारें खत्म ना की तो कामयाब नहीं होंगे, लड़ाई खत्म करके इत्तेहाद कायम करना होगा। इससे कबल चंद दिन पहले ही एक मामले पर मरियम नवाज और हमजा शहबाज के मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी सामने आए और मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए। सियासी पेशगोइयों के लिए मशहूर शेख रशीद ने यह कहा है कि नून में कुछ और निकलता भी दिख रहा हूं, नून लीग में 2 के बजाय 3 धड़े बनेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, मुस्लिम लीग नून 3 धड़ों में तकसीम होगी, ये पेशगोई की है शेख रशीद ने। क्या मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात का ये नतीजा वाकई में निकल सकता है? मेहमानों का तारुफ में आपसे करवाई दी। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब, अंबर शमसी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC क्या कहेंगे, क्या वाकई इख्तलाफात जो हैं वो इस तरफ जो है वो जा रहे हैं कि नतीजा कुछ और निकलेगा? पहले मीम और शीन की बातें थी, अब कोई तीसरी लीग भी निकल सकती है? ठीक, गालिबन NBC तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जनरल साहब क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इख्तलाफात तो मौजूद हैं, लेकिन अब ये दूसरी जनरेशन में चले गए। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के और मियां साहब के भी स्टांस में मुख्तलिफ वक्तों में हम देखते रहे हैं कि इख्तलाफ होते रहे हैं इनके, और इख्तलाफात में कभी शिद्दत ज्यादा नहीं आई। अब थोड़ा सा लगता है कि पब्लिक में इख्तलाफात आ चुके हैं, लिहाजा क्या साराइयां हैं, लोग बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट ने कुछ थोड़ा और भी इस ख्याल को पुख्ता कर दिया, और उनका ये कहना कि इसका इलेक्शन के रिजल्ट्स पे असर पड़ सकता है, वो किसी हद तक दुरुस्त है कि इलेक्शन के लिए जब आप कैंपेनिंग करें तो आपके जो वोटर्स हैं वो डबल माइंडेड हो सकते हैं, उनकी लॉयल्टीज में 19-20 फर्क हो सकता है। लेकिन ये कहना कि इसकी बुनियाद पे PMLN डिवाइड हो जाएगी, वो मेरा नहीं ख्याल के हो। शेख रशीद साहब ये क्या सराहियां बड़े अरसे से कर रहे हैं और करते ही रहते हैं, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है और जो थोड़ा बहुत तजर्बा मुझे इस मुस्लिम लीग नून का है वो ये है कि जब तक मियां नवाज शरीफ मौजूद हैं ऊपर, वो बिलाखिर अपना बयानिया देंगे और सब उस पर फिर उसी के मुताबिक चलेंगे। लिहाजा ये इख्तलाफ वक्ती तौर पे मौजूद जरूर है, लेकिन मौजूद रहेगा भी, मगर बिलाखिर मियां साहब जो है वो इस पर अपना कंट्रोल रखेंगे। तो मेरा अपना अंदाजा है कि इसमें डिवीजन वाली बात तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसका कुछ इलेक्शन पे असर पड़ सकता है। ठीक, यानी इंतखाबात इससे असरअंदाज होंगे। NBC नून लीग में इख्तलाफात हैं, हम देख ही रहे हैं, क्या ये इख्तलाफात यहीं तक रहेंगे या फिर मामला आगे तकसीम होगा? देखिए, इख्तलाफात जो हैं वो तो हैं, तस्लीम भी कर लिया गया है और बहुत अच्छी तरह तस्लीम किया गया है कि हमारे नज़रियात भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पार्टी कायद और ख़ानदान का सरबरा और पार्टी कायद एक है। और ये अच्छा, हम बहुत दिनों से हम यही बात करते चले आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में कितने इख्तलाफात हों, कितने ही मामला ख़राब हों, वो नवाज शरीफ के आसपास रहेगी। नवाज शरीफ जो कहेंगे उससे कोई किसी को कितना भी इख्तलाफ क्यों ना हो, अमल उसी पे करेगा। अभी देखें ना, आज की सूरत हाल में हमजा शरीफ को आप देख ले, वो कितना डिफ़र कर रहे हैं। बल्कि मरियम का जो बयान आया था आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के बारे में, उसको तो चैलेंज किया हमजा ने, और मेरा ख्याल है वो बयान गलत था मरियम बीबी का, कि उनको कुछ पता नहीं था इस सूरत हाल का। मेरा ख्याल है वो ज़माने में भी एक दूसरे को पैगाम भेज रहे थे नवाज शरीफ साहब के, और वही पैगाम आया था कि इसको सपोर्ट करना है। अभी भी सूरत हाल ये है, जो लाहौर में कामयाबी हुई है नून को, वो हमजा के खाते में जा रही है। जो डस्का में कामयाबी हुई वो मरियम के खाते में गई, और जो नाकामी हुई कराची में वो मरियम के खाते में गई है।
तो ये असरात हो सकते हैं, पड़ सकते हैं। लेकिन एक उम्मीदी तौर पर अगर आप जायज़ा लें तो ऐसा होता नहीं बड़ी पार्टियों में। पीपल्स पार्टी का अगर मैं मॉडल आपके सामने पेश करूं तो पीपल्स पार्टी जब बेनज़ीर आई, बहुत कम उम्र थी वो, तो बहुत इनसे भी तो आधी उम्र होगी शायद, उस वक़्त तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, रईस ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई, मीर मुमताज़ अली खान भुट्टो, ये लोग अलग हो गए थे। इन्होंने कहा नहीं हम इस बच्ची के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सर्वाइव किया, अपने आप को वापस लेकर आई वो। तो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में रहते हुए आज बहुत आगे चल के बात करेंगे कि वोट किस बुनियाद पे पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, शख्सियात पे पढ़ते हैं, लिबास पे पढ़ते हैं। बड़ा अहम सवाल उठाया गया था आज ये। तो मेरा ख्याल ये है कि इख्तलाफात रहेंगे दोनों में, मरियम में भी और हमजा में भी। शहबाज शरीफ के मरियम से रहेंगे, शायद मुलाकातें भी कम हो जाएं, मीटिंग्स में भी आना जाना कम हो जाए, कुछ इंतखाबात पे शायद असर पड़ जाए शायद, लेकिन देखते ही हैं कि इंतखाबात तक पहुंचते पहुंचते कौन किसकी पॉलिटिक्स क्या होती है। अभी तक तो अपर हैंड मुस्लिम लीग का है, पंजाब में अपर हैंड मुस्लिम लीग का है, तमाम इख्तलाफात के बावजूद। ठीक है अंबर, जैसा कि जनरल साहब भी कह रहे थे और एनबीसी ने भी इसी बात को इंडोर्स किया कि वैसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि इंतखाबात में जो है वो शायद इंतखाबात इससे थोड़ा सा मुतासिर हों। आप समझती हैं कि इंतखाबात इससे मुतासिर होंगे? और जो शेख साहब की जो पेश गोई है, क्या ये वाकई में दुरुस्त होने जा रही है या नहीं? अंबर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, गालिबन माइक म्यूट हुआ हुआ है। आपको मेरी आवाज अब आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, इख्तलाफात जहाँ शेख रशीद साहब की बात करते हैं तो वो तो पेश गोई करते रहते हैं और कई बार कर चुके हैं कि ईद के बाद या ईद से पहले हुकूमतें जो हैं वो गिर जाएंगी, और हुकूमतों ने अपना मुद्दत पूरी कर दी। इसके अलावा नून में से शीन निकल जाएगी, वो भी उनकी पेश गोई थी जो पूरी नहीं हुई थी। तो उसको तो हम शुगल में ले सकते हैं या हम कह सकते हैं कि तानाबाजी जो है वो हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं उसको थोड़ी सी संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़ाहिर सीजन पॉलिटिशियन है और ख्वाजा आसिफ के हवाले से वो एक तंबीह जारी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में कि ये हमने जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हो या जो बाई इलेक्शंस हो, उसमें हमने ऊंच नीच का सफर देखा है कि कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है। तो जाहिर है जब जनरल इंतखाबात से जाने से पहले नून लीग को जरूर सोचने की जरूरत होगी कि वो किस बयानिए को लेकर चलेंगे, कहाँ खामी है, कहाँ कमी है, कौन सा स्ट्रैटेजी अपनानी है। और जैसे बार बार सब कहते हैं कि असर अल्टीमेट जो डिसीजन मेकर है, जो फैसला साजी करते हैं और डायरेक्शन देते हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, क्योंकि सबकी वैल्यू भी मालूम है। शहबाज शरीफ साहब की जो वैल्यू है वो क्या किन हलकों की नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर और किस काम की नुमाइंदगी करते हैं, वो भी उसकी वैल्यू अलग है। दूसरी तरफ मरियम नवाज और हमजा शहबाज, उनकी भी पार्टी के अंदर वैल्यू अलग है। तो फैसला पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को जरूर करना चाहिए होगा, क्योंकि आपको अगर इलेक्शन में जाना है और कामयाबी से जाना है तो फिर जाहिर है आपने अपनी जो स्ट्रैटेजी है और अपनी जो मैसेजिंग है वो साफ जाहिर करनी होती है। जहां तक तोड़ का शिकार होने की बात करते हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से जो तोड़फोड़ लास्ट हुई थी वो तो जहां तक मुझे याद है आमिर के दौर में हुई थी, काफ लीग बनी थी। तो हम आमिराना दौर में तो शायद नहीं है, तभी शायद तोड़फोड़ हो सकती है। सही, ठीक। डॉक्टर नाजिर साहब, मुस्लिम लीग नून में एक थ्योरी बड़ी सर्कुलेट करती है, गुड कोप और बैड कोप वाली। इस थ्योरी में आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर नहीं है कि शेख साहब ने जो है वो इस किस्म की प्रेडिक्शन की है कि शायद एक और जो है वो इसमें से निकल सकती है? देखें, ये दोनों एक पेज पे तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं है। आपने जो पूछा है कि ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ, इन दोनों के ख्यालात शुरू से ही खासे मुख्तलिफ रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ बड़े वोकल रहे हैं अपने नज़रियात को पेश करने में। पार्लियामेंट में उनकी तकरीरें हैं जिसमें उन्होंने इक़्तिदार के मराकज़ को ललकारा था। शहबाज शरीफ ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की है, हमेशा वो जिसको वो खुद कहते हैं मुफाहमाना पॉलिसी लेकर चलते रहे हैं। तो ये दो अलग धारे तो हैं, लेकिन अलग धारे होना कोई ऐसी गलत बात नहीं है, ना ही इख्तलाफ राय होना किसी सियासी जमात में एक बुरी बात है। इख्तलाफ राय होते रहे हैं। असल बात यह है कि पार्टी जब इलेक्शन में जाती है तो वहाँ पर वो क्या
रवैया इख्तियार करती है। तो उस वक्त यकीनन इनको मुत्तहिद होना पड़ेगा, न सिर्फ ये कि खुद मुत्तहिद होना पड़ेगा बल्कि शायद मुमकिन है कि पीडीए के प्लेटफॉर्म से इनको पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक बड़े इत्तेहाद के साथ इलेक्शन में जाना पड़े 2 साल बाद। लेकिन मैं जो बात करूंगा, अभी एनबीसी ने पीपल्स पार्टी का मॉडल पेश किया और मतलब उन्होंने मिसाल दी। मैं खुद मुस्लिम लीग के मॉडल की बात करना चाहूँगा कि खुद मुस्लिम लीग का क्या मॉडल रहा है। देखिए, हम पिछले 70 साल में देखते रहे हैं कि एक मुस्लिम लीग नहीं बल्कि इसमें से कोई दर्जन भर के करीब मुस्लिम लीग्स निकली हैं। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले जो है वो एक अवामी मुस्लिम लीग निकल आई, जिसमें से फिर मुस्लिम निकाल दिया गया, वो अवामी लीग बन गई। उसके बाद फिर जनरल अयूब खान साहब के दौर में कन्वेंशन मुस्लिम लीग और कौंसिल मुस्लिम लीग बनी, फिर कयूम लीग आई, कयूम खान साहब एक होते थे। उसके बाद फिर जुनेजो लीग बनी, फिर चट्ठा लीग बनी, फिर मुख्तलिफ लीग्स बनती रही हैं। और शेख रशीद साहब जो हैं ये खुद कम से कम 4-5 मुस्लिम लीगों को बनाने और तोड़ने में खुद शामिल रहे हैं। तो ये बात सिर्फ ऐसी नहीं है जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी वो टूट जाएगी, क्योंकि ये खुद उस तोड़ फोड़ में अहम किरदार अदा करते रहे हैं पिछले 40 साल में। ये यानी एक वो दौर था जब ये फिदा जो मुस्लिम लीग थी उसके साथ भी रहे, जो मुस्लिम लीग के साथ रहे, नून मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहे, तो ये इनका पूरा, फिर काफ लीग के साथ रहे, तो ये इनका पूरा किरदार है। तो अब ये भी जो पेशन गोई कर रहे हैं ये मेरे ख्याल है अपने तजर्बे की बुनियाद पे कर रहे हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि एक मुस्लिम लीग और है जो चौधरी निसार साहब हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो एक और मुस्लिम लीग बना रहे हैं जिसका नाम मुस्लिम लीग चे रखा जाएगा। तो अगर वो मुस्लिम लीग चे बनी तो उसमें शेख रशीद साहब भी शामिल हो जाएंगे। तो शेख रशीद साहब का जो किरदार है वो पाकिस्तान में कोई जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए अच्छा किरदार नहीं रहा है। उन्होंने हमेशा यही कोशिश की है कि जहां तोड़फोड़ होती है वो तोड़फोड़ होने दे दी जाए। अब नून लीग को क्या करना चाहिए? नून लीग को ये करना चाहिए कि वो अपनी, जिसको कहते हैं ना, सफ़ें दुरुस्त करे। इख्तलाफ राय होना अच्छी बात है, लेकिन इख्तलाफ राय के साथ साथ जो जिसके हाथ में सरबराही है और जो असल फैसला करेंगे, देखिए शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून नहीं चला सकते, जो चला सकती हैं वो मरियम चला सकती हैं। तो अगर नवाज शरीफ के बाद किसी का अगर उसमें फैसला चलेगा तो वो मरियम नवाज का चलेगा, और अगर सारे लोग उनके साथ होंगे तब तो ये मुस्लिम लीग इंतखाब जीतेगी। अगर मरियम के साथ लोग नहीं हुए तो मुस्लिम लीग नून को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मुजम्मिल सुहरावर्दी साहब, पहले इख्तलाफात की बातें हमने देखा टॉक शोज में हुई, बयानिया बदलने की तजवीज़ आई और अब ख्वाजा आसिफ भी सबके सामने बोल पड़े हैं। तो ये जो शेख रशीद साहब ने 3 धड़ों की जो बात की है, इसमें आपको कोई सदाकत नजर आ रही है इस सब के बाद? नहीं, मुझे कोई सदाकत नज़र नहीं आती है। और धड़े टूटते जो हैं, अगर लोग रेफरेंस और कैद और हीरोइन के मुकदमे अपने ऊपर लेकर, उन्होंने मुस्लिम लीग को नहीं छोड़ा, 11-11 किलो हीरोइन अपने ऊपर लेकर और नैब के रेफरेंस लेकर और हर किस्म के मुकदमात को अपने ऊपर लेकर बग़ैर प्रोडक्शन ऑर्डर्स के, और उसके बाद नहीं छोड़ा, तो अब क्या नून में से शीन और शीन में से चे निकलेगी? मुझे ये नहीं लगता। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जो आप कहते हैं ना इंतखाबात तक इसको क्लियर करना होगा, मेरे ख्याल में वोटर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वोटर मुस्लिम लीग नून को वोट देता है उसकी कारकर्दगी पर, उसकी परफॉर्मेंस पर वोट देता है। उसने जो जहाँ जहाँ उसने इक़्तिदार किया है अच्छा, वहाँ से उसे वोट मिलता है। जहाँ उसने अच्छा इक़्तिदार नहीं किया वहाँ से उसे वोट नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उन्हें सिंध से वोट नहीं मिलता है, उन्हें बलूचिस्तान में वोट नहीं मिलता है, उन्हें हज़ारा के एक सेक्टर में वोट मिलता है, बाकी फाटा वगैरह से वोट नहीं मिलता है, पंजाब सेंट्रल पंजाब से मिलता है, साउथ में वो वीक हैं। ये बयानिए की जो लड़ाई है ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए है कि वो किस वाले बयानिए के साथ उनके साथ चलना चाहती है, किस वाले बयानिए के साथ नहीं चलना चाहती है, उनको कौन सा नारा पसंद है, कौन सा नारा नहीं पसंद है, किस नारे के साथ वो इस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल है, किस नारे के साथ वो इस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है। वोटर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ना, इतने इबाम में जब एक तरफ खिदमत को इज्जत दो, काम को इज्जत दो का नारा लग रहा था, एक तरफ वोट को इज्जत दो का नारा लग रहा था, किसी जगह काम को इज्जत दो के बैनर लग रहे थे, किसी जगह वोट को इज्जत दो के लग रहे थे। मुस्लिम लीग नून कंटोनमेंट के इलेक्शन जीत गई, सियालकोट में भी जीत गई, लाहौर भी जीत गई, पिंडी भी जीत गई, मुल्तान से भी उन्हें सीटें मिल गई। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि वोटर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना वोटर इन चीजों को कोई अहमियत दे रहा है। ये एस्टेब्लिशमेंट को एंगेज करने की बात है कि वो किस बयानिए और किस नारे पे एंगेज हो जाएगी और किस पर एंगेज नहीं होगी और किस पे महाजराई हो जाएगी। ठीक है, एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा था। ख्वाजा आसिफ का कल रात को बयान आ गया था कि मैंने, अच्छा बयान तो आ जाते हैं वजाहत के, पहले एक बयान दिया जाता है फिर उसकी वजाहत की जाती है।
वजाहत यह आई कि मैंने मरकजी क़यादत के बारे में नहीं कहा था, मैंने ज़िलाई और मुकामी क़यादत के बारे में कहा था कि आप मुत्तहिद हो जाएं वरना इंतखाबात पे असर पड़ेगा। दूसरी बात ये, शहबाज शरीफ आज बहुत खुश हैं, आपको उनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं है। लंदन के मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके हक में फैसला हो गया है, उठा के केस बाहर फेंक दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और खयानत मुजरिमाना और नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिपोर्ट पेश करके अदालतें ने बरी कर दिया है, बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी। तीसरी बात यह कि बिल्कुल दुरुस्त है कि वोटर बयानिए पर, वोटर शख्सियत पर, वोटर पार्टी को वोट देता है। मैंने इसलिए पीपल्स पार्टी की मिसाल पेश की थी कि वहां सब निकल गए थे, सारे बड़े काफ फाफ नून दाल हे हमजा सब चले गए थे, लेकिन वोट मिला भुट्टो साहब की खबर को। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो डॉक्टर नादिर साहब ने मुस्लिम लीग की बड़ी वो जो है इतनी लंबी तारीख उन्हें ज़बानी याद है, वो पैट्रियट का जिक्र करना ही भूल गए कि कैसे पीपल्स पार्टी में से पैट्रियट निकली थी और एक पीपल्स पार्टी पैट्रियट बना ली गई थी। वो नेशनल पीपल पार्टी का जिक्र करना भी भूल गए कि उनका वजीर आजम हो गया था एक वक्त में एनपीपी का। और मेरा मतलब है कि उनको वो जो पीपल्स पार्टी के हिस्से बकरों के बाद इक़्तिदार की बंदरबांट हुई और जितने टुकड़े हुए वो डॉक्टर नादिर साहब ने हमें बताया ही नहीं, और सिर्फ मुस्लिम लीग की ही तारीख सारी अजबर याद की हुई है इन्होंने। ठीक हो गया। मुस्लिम लीग भी है, ठीक है, यानी सभी बात पर मुत्तफिक हैं कि इख्तलाफात भले हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून तकसीम नहीं होगी। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मामला कुछ यूं है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं, ऐसा सदारती निज़ाम हुकूमत मुल्क की ज़रूरत है जिसमें सदर का बराह रास्त इंतखाब हो और उसे अरकान पार्लियामेंट ब्लैकमेल ना कर सके। इसी मौक़िफ़ के साथ अदालतों का रुख करने वाले अफराद को सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला सुना दिया है और सदारती निज़ाम के नफाज के लिए दायर तमाम दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। क्या इस मामले पर हर कुछ अरसे बाद शुरू हो जाने वाली मुहिम और बहस का सिलसिला रुक जाएगा? हमारा आज का दूसरा सवाल यह है कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की तमाम दरखास्तें खारिज, क्या अब सदारती निज़ाम की सरगोशियां खत्म हो जाएंगी? डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब। नहीं, कोशिशें तो ख़त्म नहीं होंगी। इस बात को, इस इशू को मेरा ख्याल है कि मज़ीद जिंदा रखा जाएगा, और क्योंकि ये एक अच्छा डाइवर्जन हो जाता है ना लोगों की तवज्जो हटाने के लिए। पहले भी ये बात वाज़ेह थी कि ये मुमकिन नहीं है सदारती निज़ाम इस वक्त मौजूदा हालात में लाना, क्योंकि उसके लिए पार्लिमानी तरमीम की ज़रूरत है। इस वक्त हमारा आइन पार्लिमानी आइन है, पूरे आइन के ढांचे को बदलना पड़ेगा। लेकिन सदारती निज़ाम की बात बार बार क्यों की जाती है? सर देखें, पाकिस्तान में ज़्यादातर सदारती निज़ाम रहा है। सदारती निज़ाम एक तो होता है आइनी तौर पर, एक होता है अमली तौर पर। सबसे पहले 1955 और 1956 में जब आइन आया था, उसमें मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा जब सदर बने तो उन्होंने प्रैक्टिकली उसको था वो पार्लिमानी आइन, लेकिन इस्कंदर मिर्ज़ा ने उसको सदारती बना दिया और फिर उस पार्लियामेंट को 3 साल बाद 58 में हटा दिया। फिर अयूब खान आए, उन्होंने सदारती निज़ाम चलाया। याहिया खान थे, उनके दौर में भी सदारती निज़ाम था। भुट्टो साहब आए, उनके दौर में भी 2 साल 1973 तक सदारती निज़ाम रहा, सिर्फ 4 साल जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रही। या फिर जनरल ज़िया-उल हक का 11 साल का दौर सदारती है। उसके बाद जो या अपने जनरल ज़िया-उल हक की वफ़ात के बाद भी प्रैक्टिकली जो है वो सदारती निज़ाम इसलिए रहा कि सदर गुलाम ईसा खान ने 2 हुकूमतें बरतरफ की, उसके बाद इन्होंने अपने फारूक लगारी साहब ने बरतरफ की, फिर मुशर्रफ साहब ने सदारती निज़ाम यहाँ पर नाफिज करने की कोशिश की। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यानी पूरे 70-75 साल में तकरीबन 50 साल पाकिस्तान में या आईनी तौर पर या अमली तौर पर सदारती निज़ाम मौजूद रहा है। तो अब जो सदारती निज़ाम लाने की बात करते हैं उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि भाई उस वक्त जब सदारती निज़ाम था उसने पाकिस्तान में क्या तीर मार दिया, किन चीज़ों में अच्छाई ले आए? कोई भी अच्छाई नहीं ले आए। 1955 में पाकिस्तान में खानगी का तनासिब जो है वो 15% था। 1971 में 16 साल के सदारती निज़ाम के बाद तालीम का तनासुब जो है वो 21% हो गया। 16 साल में 6% आपका तालीमी तनासुब बढ़ा। तो इस तरह की बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं जिससे ये साबित किया जा सकता है कि सदारती निज़ाम का पाकिस्तान में नुकसान हुआ है। लेकिन ये एक आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि सदारती निज़ाम वहाँ बेहतर होता है जहां पर एक कौमी रियासत हो, यानी एक जबान बोली जाती हो। अमेरिका में सदारती निज़ाम है, फ्रांस में सदारती निज़ाम है। जहां कसीरुल कौमियती मुल्क होता है, जहां एक से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, वहां के लिए पार्लिमानी निज़ाम बेहतर होता है। एनबीसी, क्या वजह है पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ आवाजें उठती हैं? बुनियादी बात यह कि मुख्तदिर बनने का शौक है। किसी न किसी को तो आज अदालत ने पूछा है
कि क्या किसी की इनफरादी ख्वाहिश है? पहली बात तो ये अहमद रजा कसूरी साहब वहाँ थे अपनी अंग्रेजदार आवाज़ में, उन्होंने फिर अपनी हरकतें शुरू की थी वहाँ पर। तो पहली बार उनको एहसास हुआ कि मौलवी मुश्ताक की कोर्ट नहीं है, वहाँ उनको डांटा गया बाकायदा, उनसे कहा गैर मुतल्लिका बात ना करें आप बताएं आप ये आए क्यों हैं, आप किस बुनियाद पर आए हैं आप ये दरख्वास्त लेकर। बहुत क्रॉस क्वेश्चन हुआ हमको, और फिर उन्होंने कहा कि आइन में ही मौजूद नहीं है, हमें आइन गाइडेंस फराहम नहीं करता सदारती निज़ाम जाने की तरफ या निज़ाम तब्दील करने की तरफ। दूसरी बात, डॉक्टर नज़ीर ने पूरी आपको हिस्ट्री बता दी, मैं बताऊँ इसका नुकसान क्या हुआ आपको। इसका नुकसान हुआ पाकिस्तान टूट गया। बिल्कुल, सदारती निज़ाम का बड़ा नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। हमने इंतहाई बेईमानी से काम लिया। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमने बेईमानी की और मशरक़ी पाकिस्तान को और मगरबी पाकिस्तान को दो यूनिट बनाकर पैरिटी कर दी। उनकी भी सीटें एक जैसी हो गई, हमारी सीटें भी एक जैसी हो गई। हम अक़लियत में थे, वो अक्सरियत में थे, उनको पार्लियामेंट में बालादस्ती थी, वो ख़त्म की गई। तो यूँ पाकिस्तान टूट गया आपका, और सदारती निज़ाम के समरात आपको नज़र भी आ गए। उसके बाद ये बिल्कुल दुरुस्त है कि एक शख्स कोई फ़ैसला करता है तो वो सही हो गलत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके नताइज फिर बाद में भुगतना पड़ते हैं। यहाँ पर ये हुआ है कि किसी इनफरादी ख्वाहिश के तहत ये साहिबान जत्था बना के सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना कि काबिल समाअत है या नहीं। अव्वल तो जो रजिस्ट्रार के एतराज़ात थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सुनने के बाद भी कि क्या केस क्या है। पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान की बुनियाद है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो मुझे यकीन है कि लोग कायद आज़म के जब मैं बात करता हूँ तो बड़ा हंसते हैं, लेकिन वही हमारे बानी पाकिस्तान है ना, उन्होंने ही पार्लिमानी निज़ाम हमको दिया था। हमारे यहाँ जब हमको 1935 का एक्ट मिला है उसमें पार्लिमानी निज़ाम है। भुट्टो साहब की जब बात हुई है कि 2 साल उन्होंने चलाया है, इसलिए चलाया कि वो ट्रांजिशन पीरियड में थे, वो माशाल्लाह से टुवर्ड्स डेमोक्रेसी जा रहे थे। और जब उन्होंने सदारती निज़ाम रखा तो उनको सदर बनना ही बनना था, क्योंकि सदर फौजी था और माशाल्लाह लगा हुआ था। तो एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने लिया ऑर्डर, उसके बाद उन्होंने आइन बनाया, और आइन भी क्या कमाल का आइन है, अब तक चल रहा है। किसी के अब एबीएस में चला जाता है, बर्फ खाने में चला जाता है, लेकिन जिंदा रहता है, सांस लेता रहता है। तो मेरा ख्याल है ये मसला फिलहाल अदालती बुनियाद पर तो हल हो गया है कि अब अदालत कोई शायद ना जाए, लेकिन बाहर बैठकर लोग अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करेंगे, अपने हाथ में डंडा लेने की कोशिश करेंगे, चारों सूबों को अपने तहत रखने की कोशिश करेंगे, और वो हमें नजर आता रहता है। ठीक है जनरल साहब, आपके ख्याल में क्या सदारती निज़ाम मुल्की मसाइल हल कर सकता है? देखिए, नादिर साहब ने बड़ी एक पर्टिनेंट बात की कि जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कौमियतें हों, डाइवर्सिटी हो किसी भी सोसाइटी में, तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन सबको इक्वल चाहिए, वहाँ सदारती निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात, और मेरा ख्याल है यही वजह थी कि हमारे कायदे आज़म या जो शुरू में सोचा गया वो यही निज़ाम सोचा गया। फिर ये भी बात है कि निज़ाम कोई भी हो, अगर किसी भी निज़ाम में लोग गलत आ जाए, आप सदर गलत चुन लें, कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसके हाथ में सब कुछ, सारा इक़्तिदार हो, सारे इख्तियार हो, और वो अकेला आदमी ही कल को साबित हो कि वो ऐसा नहीं कि उसके हाथ में ये इक़्तिदार आता, तो वो तो आपको 5 साल गुजारने उसके साथ मुश्किल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये केस अदालत का था ही नहीं, ये एक आईनी मसला है। अदालत के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो हुक्म दे दे कि इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत तब्दील कर दिया जाए, वो ये कह ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है ये केस लेना नहीं चाहिए था, लेकिन बासूरत अच्छा हुआ कि वहां से एक फैसला आ गया, और ये बहस तो हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि इसमें किसी न किसी को कोई अपना मफाद, कोई ऐसी चीज नजर आती है तो वो उसको बेहतर समझता है। मुझे भी कई लोग अपने पेपर लिख के पकड़ा गए हैं कि जी सदारती निज़ाम होना चाहिए, और मेरा हमेशा सवाल यही होता है कि सदारती निज़ाम में अगर एक शख्स जो सदर है वो कल को साबित हो कि वो मुनासिब नहीं था, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यहाँ तो फिर भी एक पार्लियामेंट में आपका चेक सिस्टम कुछ मौजूद है, कोई वहां पे बहस हो, कोई अपोजिशन होगी, कोई उनको खींचातानी होगी उस पर। ये अलग बात है कि हमारी हुकूमतें पार्लियामेंट का पूरा इस्तेमाल नहीं करती, बहुत सारी चीजें जो है बाला बाला करने की कोशिश करती हैं। अगर पार्लियामेंट का सही इस्तेमाल हो और हर चीज फॉरेन पॉलिसी से लेके आपकी
मालियाती पॉलिसीज तक, सब वहीं पे अगर बहस मुबाहिसे से तैयार हों तो मेरा ख्याल है जितनी कलेक्टिव विजडम आपको वहां मिलती है वो शायद और कहीं ना मिल सके। तो असल चीज यही है कि लोग अच्छे हों, वो उस चीज से फायदा उठाना चाहें जो उनको मुयस्सर है, तो बिल्कुल ठीक होगा। वो फायदा उठाने की बजाय अगर वो अपने मामलात में जा उलझें, अपने मफादात की बात करना शुरू कर दें, तो फिर वो बेकार, कोई भी सिस्टम हो वो फिर फायदामंद नहीं रहता। ठीक हो गया। अंबर, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में सदारती निजाम चल सकता है? जी, मेरे ख्याल में मेरी जाती राय, और इस पे बहुत बहस हो चुकी है और बात हो चुकी है, जो पाकिस्तान की तारीख रही है, डॉक्टर साहब ने भी बहुत खूबसूरती से उसकी तफसील बताई है, मैं मजीद उसमें ऐड नहीं करना चाहूंगी। मैं इत्तफाक करती हूँ कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुश्किल लगता है चल के, और फिर जाहिर है क्योंकि इसका एक एसोसिएशन है आमिराना अदवार के साथ और मुल्क के टूटने के साथ, तो फिर एक वो भी मसला रहता है। दूसरा मेरे ख्याल में कि ये बहुत अच्छी बात है कि अदालत ने ये वाजे कर दिया है कि ये इनफरादी ख्वाहिश पर ऐसे पाकिस्तान का पूरा जो निज़ाम है वो बदल नहीं सकता। इसमें जो कानून साज असेंबलियां होती है, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज होती हैं, वो फैसला करती हैं, कलेक्टिव विजडम के जरिए करती हैं, लेकिन जाहिर है बहस नहीं खत्म होगी। मगर एक चीज बहुत दिलचस्प थी, वो जो मुकालमा था वो भी बहुत दिलचस्प था, क्योंकि कसूरी साहब से जो जज साहिबान ने यही पूछा था ना कि आप किस हैसियत से आ रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि मेरी ख्वाहिश है, तो उनका ये कहना था कि आप इनफरादी है या आप इंस्टीट्यूशन ही कर सकता है, तो वो तो अपने आप को इंस्टीट्यूशन ही मान रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखिए, अदालत ने ये भी साथ कहा कि सियासी जमात अगर हमारे पास आए ये ख्वाहिश लेकर, तो फिर हम एंटरटेन कर सकते हैं। तो वो दरवाजा जो हम अदालत का कहेंगे, डिबेट और बहस तो चलती रहेगी पाकिस्तान में, वो चलनी भी चाहिए। जमहूरी ममालिक में ऐसी बातें होती रहती हैं, होनी चाहिए, हेल्दी डिबेट होती है। लेकिन अदालत ने भी अपना जो ये दरवाजा है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया, ये कहकर कि सियासी जमातें जो हैं वो ऐसी पिटीशन जाकर ला सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जाहिर है जब हमारे पास एक आइन है जो कलेक्टिव विजडम के जरिए ये तैयार हुआ था, बना था, तो उसी पर अमल करना चाहिए। हमारे जो बानी हैं और मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा ने भी जब वो इंतखाबात लड़ी थी, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में दैट डिबेट शुड हैव बीन सेटल्ड एंड शुड बी सेटल्ड, लेकिन अदालत ने भी अपना थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ा है। ठीक है, नाज़िर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं ये जैसे अभी NBC ने हमें याद दिलाया कि सदारती निज़ाम में ही मुल्क टूटा, मैं एक और बात याद दिलाना चाहूँगा कि पाकिस्तान को जितनी मरतबा जंगों में झोंका गया वो सदारती निज़ाम के दौरान झोंका गया। 1965 की जंग के दौरान सदारती निज़ाम था, 1971 की जंग को सदारती निज़ाम में झोंका गया, जनरल ज़ियाउल-हक के दौर में अफगान वॉर में झोंका गया, मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा फिर अफगान वॉर में झोंका गया। अगर इस दौरान में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती तो शायद हम उन जंगों से बच जाते और हम इतने लोग ना गंवाते। ठीक है, मुजम्मिल साहब, पार्लियामानी निज़ाम जो है वो बहुत ताकतवर सिस्टम है, आपके ख्याल में क्या उसे ख़त्म करना इतना आसान है पाकिस्तान में स्पेशली? देखिए, आइन जो है ना वो मुल्क की बका की जमानत होता है, और पाकिस्तान का जो ये आइन है ये हमने आधा पाकिस्तान खोकर हासिल किया है। और अब मेरा मतलब है कि अगर हमें आधा पाकिस्तान, अपना आधा धड़ गंवा कर हमने ये आइन बनाया है और 4 इकाइयां हम इकट्ठी लेके चल रहे हैं, और अब आप इन 4 इकाइयों को भी आगे तकसीम करने की बात करें तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर आमरीत के जो लोग हैं, जो इस मुल्क में जमहूरियत के दुश्मन हैं और जो हर वक्त यहाँ जमहूरियत और जमहूरी सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मशगूल रहते हैं, और कोई मौका हाथ से ना जमहूरियत को बदनाम करने का और ना जमहूरी सियासतदानों को बदनाम करने का हाथ से जाने देते हैं, वही पार्लिमानी निजाम के खिलाफ बातें करते हैं। उन्हीं को जो है अरकान असेंबली की तनख्वाहों का किसी दिन ले आएंगे कि साल में इतनी तनख्वाहें दी गई हैं, वो किसी दिन आपको एयर टिकट लाकर दिखा देंगे पार्लियामेंट्स के, और वो कभी सदारती निजाम में समझेंगे जैसे ये कोई खर्चे ही नहीं होंगे। वो एक आदमी घर से बस्ता उठा के आएगा और पाकिस्तान चला लेगा, क्या ऐसा होगा? तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये जमहूरियत के खिलाफ जो साजिशें हैं, इनको इदारों को भी सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए। 70 साल में बहुत सबक सीख लिया है, बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। जितना नुकसान पाकिस्तान का जमहूरियत के खिलाफ साजिशों ने किया है, इतना किसी दुश्मन ने नहीं किया। बिल्कुल। अगर हम पहले दिन अपने मुल्क में एक निजाम ले आते और यहाँ पर जमहूरियत कायम कर लेते, तो हम भी आज जो हमारे मद्दे मुकाबल है ममालिक
ममालिक उनके बराबर ही खड़े होते हैं। ये जो सदर अयूब खान, सदर जियाउल हक, सदर परवेज मुशर्रफ, सदर याहिया खान, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। कोई मेरा मतलब भुट्टो कर गया या नवाज शरीफ कर गया? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक और फैसला आपको बताना चाह रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। आसिफ अली जरदारी, फवाद चौधरी के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन गई थी, उन्होंने मुस्तरद कर दिए और कहा है कि अपनी पार्लियामेंट में जाएं, जाके वहाँ एहतसाब करें। और दूसरा भी जो मुजम्मिल ने कहा कि इंतखाबात और पार्लियामानी जमहूरियत, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर मुल्क में मुस्तकिल इंतखाबात होते रहते तो पैसे की पॉलिटिक्स चलती और करप्शन नहीं होती। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करना चाहिए। ठीक है, यानी कमोबेश सभी का मानना यह है कि पार्लियामानी निज़ाम पाकिस्तान के लिए बेहतरीन निज़ाम है और सदारती निज़ाम के हवाले से जो सरगोशियां हैं वो तो यकीनन ख़त्म नहीं होगी। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टे विद अस। आफ्टर द ब्रेक, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक एक बार फिर से खदशात सर उठाने लगे हैं। तालिबान हुकूमत के नायब वजीर जेल खाना जात नूरुद्दीन तोराबी ने इंटरव्यू में कहा है कि संगीन जराइम पर सजाए मौत और आज़ा काटने समेत सख्त सजाओं का दोबारा से नफाज होगा। उन्होंने ये सजाएं सरेआम ना देने का ऐलान तो किया, लेकिन इसके बावजूद हेरात में मुबैना तौर पर अगवा में मुलव्वस 4 अफराद की लाशों को क्रेन के साथ लटका दिया गया। इसी तरह अफगान सूबे हेलमंद में दाढ़ी तराशने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्या ये सब बातें इस बात की अक्कास हैं कि तालिबान वापस 90 की दहाई की उस निज़ामी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं जिसे दुनिया ने कबूल नहीं किया था? हमारा आज का तीसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में सरेआम फांसियां, हेलमंद में दाढ़ी तराशने पर पाबंदी, क्या तालिबान 90 की दहाई की तरफ वापस लौट रहे हैं? जनरल साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें, सिर्फ एक ही ये पहलू सदाओं वाला नहीं है। मेरा ख्याल है कि सजाएं, वो गर्दन उड़ाने वाली सजाएं तो सऊदी अरेबिया में भी चलती नहीं, कभी किसी ने उधर उंगली नहीं उठाई। यहाँ सजाओं के अलावा बहुत सारा कुछ और है जो देखा जाएगा। और अगर तालिबान ने ये फैसला की या तालिबान चाहते हैं कि वो आज बाकी अक़वाम आलम के साथ मिल के आगे चलें और वो भी इनकी मदद करें और तरक्की वगैरह हो सके अफगानिस्तान में, तो फिर उनको बहुत सारा कुछ बदलना होगा। अभी जो सूरत हाल लग रही है पनिशमेंट्स के नुक्ता निगाह से, तो लगता यही है कि वो पुरानी पनिशमेंट्स उनकी वापस आ रही हैं। लेकिन जहां हम चाह रहे हैं कि वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, जहां हम चाहते हैं कि, और पूरी दुनिया चाहती है कि खवातीन के हुकूक दिए जाएं, खवातीन को नुमाइंदगी दी जाए वजारतों में। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के बाकी इशूज हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में खवातीन का है। तो ये वो चीजें हैं जो कि उनको डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो नेचुरली रिकग्निशन का मरहला तो यहाँ रुक जाएगा। हो सकता है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इमदाद वगैरह कुछ मिल जाए, लेकिन रिकग्निशन तो कोई भी नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भी कहा है कि जनाब हम ये इश्यूज तो देखेंगे, हम सिर्फ इस वक्त ये कह रहे हैं कि इनको अकेले न छोड़ें, वहां पे इंसानी अलमिया जन्म देगा और मुल्क बड़ा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसके अलावा हमारा और कोई इस वक्त नहीं है, कोई भी रिकग्नाइज नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि उनको सोचना होगा। अगर आज वो सोचते हैं, पढ़े लिखे तालिबान में पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, तो उनको सोचना होगा कि वो अपनी रिकग्निशन अगर चाहते हैं तो फिर उनको अक़वाम आलम की कुछ डिमांड्स माननी हो। ठीक है, वक्त की कमी है, शॉर्टली सबको कमेंट करना होगा। मुजम्मिल साहब, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए तालिबान को डिफेंड करना आपके ख्याल में क्या मुनासिब होगा? देखिए, एक तो हम सऊदी अरब की मिसाल ऐसे दे देते हैं। सऊदी अरब क्या IMF से कर्जा लेता है? सऊदी अरब क्या मगरब से इमदाद मांगने चला जाता है? सऊदी अरब के क्या, मेरा मतलब है कि लोगों से कह रहा है कि मुझे ह्यूमैनिटेरियन एड दे दें? वो दुनिया का मोहताज है, वो खुद मुख्तार मुल्क है, उनका अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो दुनिया को पैसे देते हैं। उन पर दुनिया कैसे अपने असूल ज़ाब्ते लगा सकती है? ये तो महकूम कौमों के लिए है कि अगर आपने उनसे पैसा लेना है, उनसे इमदाद लेनी है, उनसे भीख लेनी है, तो उनकी बात माननी पड़ेगी, देने वाले की बात माननी पड़ेगी। तो एक तो सऊदी अरब की मिसाल और अफगानिस्तान की मिसाल मुझे समझ नहीं आती। लोग कहते हैं जी वहां भी बादशाह आता है, वहां कौन सा इलेक्शन होता है जो अफगानिस्तान में इलेक्शन हो जाए? आप किससे मुआवजना शुरू कर देते हैं? हालात और तब के मुताबिक मुआवजना करें। हर मुल्क की अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त कम है। चाइना के ऊपर एतराज होता है ना कि चाइना करता है, ये चाइना तो नहीं करता लेता अमेरिका से। ठीक हो गया, उनकी कौन पाबंदियां लगा देता है? वो भी देने वाला मुल्क है, उसे कोई परवाह है? वो कोई ह्यूमैनिटेरियन एड लेता है, उसको कोई परवाह है?
कि वो जो करता है करता रहता है। ठीक है, आप लोगों का पॉइंट आ गया है, मेरे पास वक्त कम है, मुझे एनबीसी का कमेंट भी ऐड करना है। एनबीसी, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? सऊदी अरब में कहाँ ज़्यादा ताल्लुक है, मैं इससे भी वजाहत कर दूं कि वहाँ औरतें ड्राइविंग कर रही हैं, जिम्नाजियम जा रही हैं, वहाँ थिएटर खुल गए हैं, वहाँ सिनेमा हाउसेस खुल गए हैं, वहाँ मखलूत महफिलें शुरू हो गई हैं, वहाँ म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई मसला नहीं है। सर काटना बंद हो गए, हाथ काटना बंद हो गए। वन दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल दोहा और कंधार के इख्तलाफात हैं। अब इसको समझने की कोशिश कर लें आप कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि दोहा और कंधार के इख्तलाफात हैं। पढ़े लिखे एक्सपोज तालिबान के दरमियान और कंधार के तालिबान जो मुल्क से बाहर नहीं निकले इख्तलाफात हैं, और वही इख्तलाफात आपके सामने आ रहे हैं, और ये खतरनाक है, और ये पाकिस्तान को बड़े आजमाइश में डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो मेरा ख्याल ये है कि तालिबान को अपने आप को सॉफ्ट करना पड़ेगा, उनकी इमदाद मिलना शुरू हो रही है, वरना बंद हो जाएगी। ठीक है, डॉक्टर नाजिर साहब जी, आपने पूछा है कि क्या ये 90 की दहाई में ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ 90 की दहाई में नहीं, बल्कि ये 90 साल बल्कि 900 साल पीछे ले जाना चाहते हैं अफगानिस्तान को। और बुनियादी तौर पे मैं यही बार बार दोहराता रहा हूँ कि ये बात हमें समझने की है कि ये एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त गिरोह है। इस गिरोह का वहाँ ताकत के जोर पर कब्जा करना ना अफगान अवाम के मफाद में है, ना हमारे मफाद में है। इसके असरात पाकिस्तान पर भी मनफी पड़ेंगे। ना ही पाकिस्तान को ये चाहिए कि जितने जोशो खरोश से ये दुनिया में इनकी तर्जुमानी और वकालत कर रहे हैं ये करें। ये हमारे अपने गले पड़ जाएगा। अफगानिस्तान हमारे लिए एक बड़ी लाइबिलिटी बनने जा रहा है, जिसको सोवियत यूनियन और अमरीका ठीक ना कर सके, वहाँ पाकिस्तान नुकसान ही उठाएगा, फायदा। ठीक हो गया। अंबर शम्सी क्या कहेंगी? जी, मेरा तो ये नुक्ता नजर है कि अगर वो चाहते या नया 90 की दहाई के नहीं होते, नए दौर के तालिबान होते, तो फिर वो इमारात क्यों कायम कर रहे होते, रिपब्लिक क्यों नहीं रहने देते? वो क्यों समझते कि जो गर्ल्स एजुकेशन है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जो वैसे ही सेग्रीगेटेड है, बच्चों को क्यों नहीं स्कूल जाने दे रहे? हफ्ता हो गया स्कूल खुले हुए, लेकिन अब भी बच्चों को क्यों नहीं जाने दे रहे? इसलिए क्योंकि कुछ निशानदही तो एनबीसी ने की थी कि ये दोहा और कंदाहार का मसला है, जो अंदर के एक्सट्रीमिस्ट है, क्योंकि उन्होंने 20 साल जो जिहाद किया है वो इसलिए नहीं किया कि वो 21वीं सदी का एक रिपब्लिक कायम करेंगे, वो इमारात कायम करने आए हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की को अपनी जो तर्जुमानी हम बार बार कर रहे हैं दुनिया के सामने, उसको भी हमने मोहतात अंदाज में रखना चाहिए। जब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अफगानिस्तान की खवातीन जो है वो बहुत खुद ही अपने लिए रास्ता बना लेंगी, वो कमजोर तबका है, उनके लिए हमें कोई ना कोई सपोर्ट या किसी किस्म की मदद या किसी किस्म की इन्फ्लुएंस हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि ये नया दौर के तालिबान होंगे, और मैं इत्तेफाक करती हूँ कि ये पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, और खासतौर पर ज्यादा तर्जुमानी करने की वजह से। ठीक है, यानी वाकई में तालिबान 90 की दहाई की तरफ लौट रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। नाजरीन, सभी एनालिस्ट इस बात पर मुत्तफिक के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।